हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी के द्वारा है जो इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है। और इसका देखिए, ये विज्ञापन संख्या 2/2023 है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कब है? ये 27 सितंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी अंतिम तिथि दी गई है कब? 11 नवंबर 2023। ठीक है। ये सितंबर में है 27/9/2023 और 11/11/2023 तक इसका अंतिम आवेदन करने की तिथि है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी बिहार एसएससी जिसका सीजीएल मेंस इस बार अच्छा भी गया और ना भी गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये अच्छा से इसको है जो तैयार कीजिए आप। ठीक है। समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों और कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित ये पद दिया गया है जो निम्न है। देखते हैं कौन कौन से पद हैं और कितने पदों की संख्या दी गई है। ठीक है। और हर एक कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कौन कौन से मेन पोस्ट हैं, वो देखते हैं। तो देखिए, पहला पद है निम्न वर्गीय लिपिक। निम्न वर्गीय लिपिक, ये देखिए पथ निर्माण विभाग में है। और ये टोटल इसका वैकेंसी कितना है, टोटल पद देख लेते हैं। कुल पद है जो 38 पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 13 है। ठीक है। और ये देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में है, लेवल 2 की नौकरी है। और देखिए इसका कितना है, 340 प्लस 105 है। और ये देखिए ऐसे ही करके गृह विभाग में है, गृह विभाग आरक्षित शाखा में है, श्रम संसाधन विभाग में है। और ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग में है। तो टोटल ये देखिए नंबर ऑफ इधर वैकेंसी दिया हुआ है, टोटल पद तो 240 प्लस 72। और भी आगे देखते हैं। यहाँ देखिए श्रम आयुक्त श्रम संसाधन विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया निरीक्षक, मंत्रिमंडल सचिवालय में सहायक अनुदेशक का पद है ये टंकन। ये नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, आपदा प्रबंधन विभाग, निम्न वर्गीय लिपिक है। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी इसमें भी है। देखिए इसमें सीट 3559 सबसे ज्यादा लग रहा है, 1055 महिला के लिए। ठीक है। और देखिए और आगे है कि पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव पंचायती राज विभाग में है। इसमें देखिए इसमें भी सीट अच्छा है, ये दोनों में काफी सीट है। निम्न वर्गीय लिपिक में पंचायती राज विभाग में इसमें भी 504 प्लस 171 है। और ये खान एवं भूतत्व विभाग इसमें भी दिया गया है, ये 58 प्लस 17 है। ठीक है। और परिवहन विभाग में दिया गया है कितना, 89 प्लस 27 नंबर ऑफ सीट्स। नगर विकास एवं आवास विभाग जो इसमें निम्न वर्गीय लिपिक पोस्ट के लिए दिया गया है, इसमें भी अच्छा सीट खासा है, 2039 प्लस 684। ठीक है। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि 35% जो 36 आरक्षण मिलता है महिलाओं को, वो है जो सारे पदों में ऐसा दिया गया है। देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में भी ऐसे वैकेंसी है, ये 238 प्लस 71 सीट्स है। और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में देखिए कि टंकक सह लिपिक जो लेवल 4 का है, ये इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं समकक्ष सारे इंटरमीडिएट पे है। एलिजिबिलिटी जो इंटर पास है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए 4 प्लस 1 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है। और लेवल 2 का जो है ये पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में है, ये देखिए 12 प्लस 2 टोटल 14 सीट्स है। सहकारिता विभाग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में निम्न वर्गीय लिपिक है, इसमें कंप्यूटर टंकन के साथ ज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट भी ऐसा रहना चाहिए, ऐसे क्वालिफिकेशंस इधर दिए गए हैं। और ये लैंग्वेज है। ठीक है। और इसमें देखिए 133 प्लस 39 सीट्स है। ठीक है। तो कुल पदों की संख्या जो हम लोग का इंतजार है उसको देखते हैं पहले। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, तो 11,098 है। कितना, 11,098, जो कि अदर कैटेगरी में उसका डिवाइड किया गया, वो भी जान लेते हैं। ठीक है। पहले हम ऊपर देख लेते हैं कैसे कैटेगरी में है। देखिए अनारक्षित में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है कितने, 5,064। ठीक है, 5,064 है अनारक्षित में। और ईडब्ल्यूएस में जो 10% इसका जो रिजर्व रहता है, मतलब 11,098 है, उसका 1,090 हो जाएगा 10%। ईडब्ल्यूएस का 103rd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें है जो ऐसा दिया गया था। ठीक है। और पिछड़ा वर्ग का देखिए 1249 ये उसका सीट है,
1249 पिछड़ा वर्ग बीसी कैटेगरी। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आप अपने अपने कैटेगरी देख लीजिएगा और जनरल में दोनों मिला करके देख लीजिए, क्योंकि आप या तो अपने कैटेगरी से क्वालिफाई होते हैं या फिर दोनों मिला के जनरल में यदि आप जाते हैं तो दोनों मिला करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि 1249 प्लस 5064, यदि कोई बीसी कैटेगरी का लड़का है, कैंडिडेट है, तो वह है जो, या महिला हो या पुरुष हो, तो वो है जो 1249 प्लस 5064 पोस्ट पे के लिए एप्लीकेबल है। अगर उसका रिजल्ट कहीं बनता है तो या तो जनरल कैटेगरी से जाएगा या तो 1249 में उसका पिछड़ा वर्ग का जाएगा। उसी तरह के हर कैटेगरी का ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में सारे समान रूप से देखे जाएंगे। जो भी अच्छा मार्क्स, सबसे अच्छा ज़्यादा नंबर लाएंगे वो जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी को देखते हैं तो 1884 पोस्ट है जो ईबीसी के लिए रिजर्व किया गया है। देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1090, 1249 है जो पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए, 1884 है जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए, ठीक है, ईबीसी याद रखिएगा इसको। और 1367 है जो अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के, कितना है 1367 वैकेंसी है जो एससी कैटेगरी के लिए है। और 76 अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए मात्र 76 दिया गया क्योंकि इसकी जनसंख्या बिहार में बहुत कम है। और पिछड़े वर्ग की महिला जो बीसी कैटेगरी की महिला है उसका सीट से कितना 368 महिला की सीट है, 368 है। और कुल पदों की संख्या है जो हम लोग देख चुके हैं 11,098 पद है। टोटल कितना है 11,098, ठीक है। जिसमें जो फ्रीडम फाइटर के स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पद है उसकी संख्या कितनी है, रिजर्व 223 है। टोटल 223 है नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर फ्रीडम फाइटर्स वर्ड्स, ये 223 है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, देखिए ये कुछ दिव्यांग के कैटेगरी दिए गए हैं उसमें कैसे कैसे है वो सबको आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऑनलाइन देखिए इसका ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे उसके अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को है जो इंटर है जो किसी भी इंस्टीट्यूट से पास हो जाना चाहिए। और वो है जो, और कहीं अगर कंप्यूटर का डिग्री मांग रहा है तो कंप्यूटर में भी उसके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आप ऊपर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा सारे वैकेंसी आप अप्लाई करते टाइम। आरक्षण देखते हैं, आरक्षण आपको पता ही है कि कैसे कैसे जो ऊपर दिया जाता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, एक ध्यान रखिएगा कि जो भी एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, देखिए जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दोनों है जो उसका मान्य होगा। और संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय जब आपका रिजल्ट हो जाएगा उस समय जब काउंसलिंग होगा तो उस समय आपको अनिवार्य करना होगा, वहां पे जमा करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी और एबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उसको क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा, माने जो परमानेंट रेसिडेंस राज्य सरकार जहां पे वो रह रहा है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो एनसीएल बनता है नॉन क्रीमी लेयर, वो उसको पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से मतलब कि फिजिकली रहना चाहिए। जो यदि जो बिहार गवर्नमेंट है जो अभी जो क्या देता है कि वो ऑनलाइन ही दे देता है, ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आप है जिसको प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लीजिएगा, जिसकी निर्गत संख्या उसका प्रमाण नंबर, ठीक है, तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय वहां पे ओरिजिनल, मूल में कह रहा है ओरिजिनल है जो मतलब कि क्या फिजिकली आपको वहां पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर, जान लीजिए कि 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र में स्व घोषणा समर्पित करना होगा, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन घोषणा करना होगा कि आप जो 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र वहां पे क्यों जमा कर रहे हैं, ठीक है। और काउंसलिंग के समय ऐसा उक्त प्रमाण पत्र और स्व घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और उसको जनरल से ट्रीट किया जाएगा। उसका जनरल में है जो काउंसिल, अगर जनरल से वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो जनरल से उसको मेरिट बनेगा, और जनरल से अगर क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं होगा। देखिए आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जो जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम
पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो पति के नाम से नहीं, उनके पिता के नाम से। जो भी आरक्षण का दावा करने वाली महिला, विवाहित महिला है, उसकी जाति या क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। और भी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक और, स्वतंत्रता सेनानी के जो जो भी रिलेटिव्स हैं, उसके वैसे अभ्यर्थियों के लिए क्या किया गया कि बिहार सरकार के जो दिनांक 18 फरवरी 2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उसके पोता पोती नतनी को 2% आरक्षण, कितना 2% आरक्षण उसको दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित ऊपर दे दिया गया है। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होगी, उनकी गिनती है जो उसी आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के, अपने होम स्टेट के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के, है ना, कि 30 अगस्त 2016 के साथ संलग्न विहित परिपत्र में है, जैसा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है, परिचय पत्र वहां पे आप नहीं ले जा सकते। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए कि इतना 15 फरवरी 2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं और संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में जो महिला कैंडिडेट है, महिलाओं के लिए कितना 35% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पदवार एवं कोटिवार संख्या ऊपर तालिका में अंकित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको है जो ऐसा देख लीजिए। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी दिया गया है कि देखिए कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देय है 103 अमेंडमेंट के द्वारा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए करणांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित किया गया है और उसको है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का को देय है जो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, देखिए एडब्ल्यूएस है जो कह रहा है कि राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ दावा नहीं कर पाएंगे। आय और परिसंपत्ति ईडब्ल्यूएस के लिए है कि आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है, ये वैध माना जाएगा। तो इसको आप है जो जब ईडब्ल्यूएस बनाने जाइएगा तब है जो इसको है जो आप ध्यान में रखिएगा। देखिए और आगे बढ़ते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना के आलोक में किन्नर या कोथी या हिजड़ा या ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर जो व्यक्ति होता है उसको पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ दे होगा, उसको पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है उसको भी मिलेगा। ठीक है, और अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र, वार नंबर, तिथि और निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। ये सब सारे हैं जो फॉर्म भरने से पहले ये सब सारे है जो डिटेल्स देख लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो आप वहाँ पे जमा किए हैं, उसी जो आप डाले हैं पहले फॉर्म में, वही है जो आपको ओरिजिनली है जो जमा करना पड़ेगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना आवश्यक है। ये सब आप है जो ध्यान में रखिएगा फॉर्म फिलअप करते समय। इस वीडियो को कंप्लीट उसको देख लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। और देख लिए उम्र सीमा क्या है। तो न्यूनतम देखिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना है जो 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। कब? 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी, ये बेस ईयर है। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या में ऐसा अनुमान जो अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी। सबसे कम न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? इसके लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा है जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 37 वर्ष और जनरल कैटेगरी अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष या महिला इसकी उम्र है जो मैक्सिमम 40 साल तक होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष या महिला दोनों का 42 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप है जो ध्यान में रखिएगा। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है ऐसा दिया गया है कि
के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक जो बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक है, जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, मैंने 3 साल तक वो गवर्नमेंट जॉब कंप्लीट कर चुके हैं, को उच्चतर वेतनमान की सेवा और संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, तो 5 वर्षों की छूट उसको दी जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा, जिससे यह स्पष्ट रूप में अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। निरंतर 3 वर्षों की सेवा की गणना आवेदन भरने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है और आप 3 सालों तक है जो सरकारी सेवक रह चुके हैं, तो आप है जो यहाँ पे आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, एज कैटेगरी में। आगे देखते हैं और भी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यहाँ पे देखिए 3 वर्षों की सेवा हो गई कंप्लीट। देखिए यहाँ पे और अच्छा है के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों की सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान होगा। जो भी यदि मैंने गवर्नमेंट जॉब में है तो कोई भी एग्जाम में वो 5 बार ही बैठ सकते हैं, 5 बार ही उसको अवसर दिया गया है। ठीक है, इसको है जो बाकी लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा ऐसा कहा गया कि भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन की देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक ना हो जाए। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में उसके प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा। और भी हम देखते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या होगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग, जो जनरल कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के पुरुष अभ्यर्थी को 540 रुपया देना होगा, 540 रुपया पिट्टी का फॉर्म भरते समय। और SC ST बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, ये पुरुष के लिए। ठीक, और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो, ठीक है, उसको 135 रुपया देना होगा। और सभी श्रेणी के महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया देना होगा। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी वो जनरल में ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए उसको पुरुष हो या महिला उसको 540 रुपया पे करना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया से जो प्रोसेसिंग चार्ज लगता है एवं सर्विस टैक्स लगता है वह अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाए, अलग से उसको दिया जाएगा। माने कि अगर 540 है तो 500 जो भी उसमें अलग से टैक्स प्रोसेसिंग फी लगेगा उसको देना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग, यूपीआई का सिस्टम है देख लीजिए, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकेगा। ठीक है, मात्र रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाए कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यह हस्तांतरणीय होगा। तो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट है जो फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं परीक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एग्जाम कैसा होगा। ये ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। तो देखिए ये 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, जब तक 40,000 से अधिक आवेदन नहीं होगी उस पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पीटी प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। मतलब कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम दिया है। देखिए इसका मतलब तो हम यही समझ रहे हैं कि विविध चरणों में परीक्षा अगर आयोजित होगी बहुत सारे शिफ्ट में, तो जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण माने नॉर्मलाइज सबको एक समान करेगा, उसके बाद ही प्रोसेस अपनाएगा, उसके बाद ही है जो रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन याद रखिए, ध्यान रखिएगा नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, हर एक शिफ्ट में अगर ज़्यादा से शिफ्ट में होता है तो। पर यदि 40,000 से अधिक कैंडिडेट तो भरना ही भाई, क्योंकि 11,000 सीट है और इसका तो 4 गुना, तो क्या इसका 12 से 15 लाख जाएगा फॉर्म। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जो पीटी एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव होगा, और पीटी के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना, देखिए कितना 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाए। देखिए पहले ही लिखा हुआ डिक्लेयर किया गया है कि पीटी में जो है, पीटी का मेंस के लिए है जो पीटी में पास होंगे उसका माने 5 गुना है जो क्वालिफाई किया जाएगा सीट का। ठीक है, 11-5 55,000 लगभग क्वालिफाई किए जाएंगे मेंस में इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो क्या कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के
जो फिर उस समय की रिक्ति रहेगा उसका 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। ये देख लीजिए कौन कौन से विषय होंगे। इस वीडियो में कंप्लीट रूप से जानकारी दी जा रही है बिहार एसएससी जो अभी इंटरमीडिएट फॉर्म आया है उसके लिए। तो इसका सामान्य अध्ययन जीएस का होगा, जनरल स्टडीज, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता जांच, मेंटल एबिलिटी है जो उसका जांच किया जाएगा। कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा, उसमें लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी ऐसा सारे टॉपिक दिए रहेंगे, उससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेंगे। तो प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगी, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150 होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। कितने? प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब 1/4 है। ठीक है, अगर आपका 4 अंक, देखिए एक, देखिए आपका क्या कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, एक क्वेश्चन है जो 4 नंबर का रहेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। परीक्षा की अवधि है जो 2 घंटा 15 मिनट की होगी, 2 घंटा 15 मिनट की कोई एग्जाम होगी। और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम क्या होगा? हिंदी या अंग्रेजी, कोई भी हो सकता है। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भी भिन्नता होगी तो अंग्रेजी को प्रश्न को मानना, जो मतलब मुख्य माना जाएगा, मान्य होंगे। ठीक है, और देखिए सिलेबस कैसा है तो इसको देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस किस प्रकार से दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है जो सामान्य अध्ययन से, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य जो अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में इनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन माने करंट अफेयर तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही रहेंगे। देखिए समसामयिकी विषय में क्या पूछे जाएंगे? करंट अफेयर्स बेस्ड में। इसमें वैज्ञानिक प्रगति, जो साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल और इंटरनेशनल प्राइज, भारतीय भाषाएं, इंडियन लैंग्वेजेस, बुक्स, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो समसामयिकी में करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। और भारत और उसके पड़ोसी देश में क्या पूछे जाएंगे? उससे रिलेटेड भारत पड़ोसी देशों का इतिहास, जैसे चाइना का, भारत का, पाकिस्तान का जो है वो सब पूछे जाएंगे मिला जुला के, जो भारत से रिलेटेड है। और भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख, देखिए इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी प्रमुख विशेषताएं कहाँ पे क्या है। ठीक है, उसका और एस के सब देख लीजिएगा। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। अब देखते हैं खंड ख में क्या रहेगा कि सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें सामान्य विज्ञान से भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान और भूगोल रहेंगे। और गणित में क्या रहेगा? संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रिया प्रतिशत रहेगा, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ और हानि, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और देखिए खंड ग में क्या है कि मानसिक क्षमता जांच, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए इसमें क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, जैसे कि सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना करना, इमेजिनेशन, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ऐसे दिए जाएंगे। और देखिए लास्ट में हम देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा। देखिए तो सामान्य वर्ग के लिए 40% दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए कितना, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स उसके लिए लाना ही पड़ेगा। और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% है जो मार्क्स है लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आवेदन ये कब से कब तक आप भर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है कब? 27 सितंबर 2023। आज हो गया है। ठीक है, अभी आज से स्टार्ट नहीं होगा, ये 27 सितंबर 2023 से स्टार्ट होगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है? 11 नवंबर 2023। तो आप है जो साइट पे जाकर के इसको है जो देख लीजिएगा। और जो बेंच दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको है जो 40% या उससे अधिक है उसको है जो
है जो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुति लेखक की आवश्यकता है या नहीं, यस नो को सिलेक्ट करें, जिसके अनुसार उन्हें है जो स्क्राइब उपलब्ध कराया जाएगा। ये सब देख लीजिएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, जैसे कि बीपीएससी ने अभी फॉर्म भरते समय ऐसा किया था, ठीक है। देखिए, अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। ये पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र फोटो सहित की प्रति अपने पास रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट और द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। और बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन और आइरिस कैप्चर लिया जा सकता है एग्जाम के समय, ठीक है, इसको देखिएगा। और कुछ बताने वाली बात है, उसको देखेंगे, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पे सर्वर टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 27/9/2023 से 11/11/2023 की रात्रि 11:59 बजे तक आयोग के वेबसाइट पर ये भरा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप है जो पूरी तरीके से वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें, और पूरी जानकारी है जो इस वीडियो में आपको बिहार एसएससी इंटरमीडिएट जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए दिया गया है, और इसमें 11,000 प्लस पोस्ट है। तो आप उसके लिए तैयारी में लग जाइए। आपके लिए विशेष रूप से जनरल स्टडीज़ का हम स्टार्ट करेंगे, और आपके लिए आप हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहें। आपको बहुत सारे चीज़ है जो फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, आप तैयारी करते रहें।